सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में हमने PYQ 2023 स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और ये इसका पार्ट टू, ठीक है, लेक्चर टू नहीं है, पार्ट टू है। सो यहाँ पे हमने देखो पिछले जो आपके क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। अब वो जो स्टार्टिंग में आपका रीजनिंग वगैरह आता था अब नहीं आता। तो बच्चे बाकी 75 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस से आपके पेपर में आएंगे। 75 में से हमने 65 क्वेश्चन किए थे 1.5 घंटे में। 1.5 घंटा इसलिए भी लगा था क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से याद की और एक एक क्वेश्चन पे कम से कम 5-5, 10-10 मिनट दिए थे, ताकि हम सब कुछ अच्छे से एक तो रिवाइज भी हो जाए, याद भी हो जाए। क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको याद भी कराऊंगी ट्रिक्स वगैरह के साथ, लर्न विद शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में 65 क्वेश्चन तो हो गए थे, अब 10 क्वेश्चन बचे थे। तो इसलिए ये है पार्ट टू, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 90 शुरू करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आज के लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका जल्दी ही आ जाएगा। ये रहा, देखो आपका 90 है ये, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आ जाएगा आपका, और उसमें फिर हम 2024 और 2025 के क्वेश्चंस करेंगे। सो 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं नहीं चाहती थी कि जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करवा दूँ, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और लंबे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बात कर रहा है इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म की, कहाँ पे, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में। एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं, ताकि आपको हिंदी मीडियम में भी समझ आ जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में स्थानिक उदारवाद के बारे में क्या सही है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी अनुवाद है, आप हिंदी में भी ये सारी स्टेटमेंट पॉज करके एक बार ही पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से अगर बात करें, सो मैं आपको बता देती हूँ इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म होता क्या है। अगर लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म लिखा हो अगली बार आपके पेपर में इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म की जगह, तो घबराना मत, सेम ही बात है, ठीक है, बस वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं। तो इसको इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म को लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस की आपकी थ्योरी है, ठीक है। इसमें ये बात करती है कॉपरेशन के बारे में, कि जो कॉपरेशन है वो पॉसिबल है। कैसे कॉपरेशन कैसे पॉसिबल है? इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। कौन से इंस्टीट्यूशन? जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उसके थ्रू कॉपरेशन किया जा सकता है। ये मेन थ्योरी का ये एम है, ठीक है। तो आपको इसके नाम में ही समझ आना चाहिए, लिबरलिज्म की बात हो रही है मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही होगी, और इंस्टीट्यूशंस नल लिखा है मतलब इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही होगी, ठीक है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है और यहाँ कॉपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम एकदम कॉन्ट्रास्ट में भी मान सकते हैं रियलिज्म के, ठीक है। रियलिज्म और ये इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म आपस में क्या है, विपरीत थ्योरी है। क्योंकि रियलिज्म जो है वो पावर और कन्फ्लिक्ट की बात करता है, कि सोसाइटी में तो पावर है, कन्फ्लिक्ट होता रहता है, लेकिन ये तो बेचारा कॉपरेशन की बात कर रहा है। तो ये वाला अच्छा है, ये वाला थोड़ा सा, क्योंकि रियलिस्टिक है तो नेगेटिव चीज़ों को देख रहा है। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा ओवरव्यू, जिसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि हम PYQ की मदद से सारे कॉन्सेप्ट भी साइड बाय साइड समझते रहेंगे। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। अब आप ये वीडियो पॉज करके ऑप्शन समझ देख, और इसके ऑप्शंस ये हैं, 4 ऑप्शंस, ABCD, BCDE, ACD और ACDE। तो आपके पास कम से कम 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक तो पक्का गलत ही है, ठीक है। तो आप पहले गलत वाला ढूंढ लो, तो ऑटोमेटिकली ट्रू वाला निकल आएगा। सो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल लिबरल्स क्लेम दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हेल्प प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट्स। तो इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम कॉपरेशन लेकर आ सकते हैं राज्यों के बीच में। तो यही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 1 तो आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, द एक्सटेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ एंड स्कोप, ठीक है। अगर आपको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को मेजर करना है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किस हद तक हमें काम आएगा, मतलब कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हमें किस हद तक काम आएंगे, तो हमें उसका डेप्थ और स्कोप जानना पड़ेगा। एक बार मैं आपको हिंदी में भी इसका दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये है आपका हिंदी में कि संस्थाकरण, जो संस्थान होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन हमको हम हिंदी में संस्थान बोलते हैं, कि जो संस्थान है वो किसी विशेष वस्तु को गहनता और कार्य क्षेत्र द्वारा मापा जा सकता है। तो ये सही है, ठीक है। तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, कि भाई कॉपरेशन करने में, सहयोग करने में हेल्प करता है। देन आपका आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि हाई लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रिड्यूसेस द डिस्टेबलाइजेशन इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपोलर अनार्की। यानी कि जो अगर जितना ज़्यादा संस्था जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने ज़्यादा इन इंस्टीट्यूशंस को आप बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, जो मल्टीपोलर अनार्की है वो कम होगी।
उसका जो इफेक्ट है वो डिस्टेबलाइज होगा। ठीक है, मल्टीपोलर एनार्की कम होगी। बेसिकली डिस्टेबलाइज करने का मतलब यही है कि आप उसको एक तरीके से रोक कर पा रहे हो, उसके इफेक्ट्स को रोक पा रहे हो, प्रिवेंट कर पा रहे हो, रिड्यूस कर पा रहे हो। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जब बढ़ता है तो एनार्की के जो चांसेस है, मल्टीपोलर मल्टीपोलर क्या होता है, जिसमें एक दो या दो से सॉरी दो तो बाइपोलर हो गया, दो से ज़्यादा जब देश आपस में इन्वॉल्व होते हैं, और तो उसको मल्टीपोलर एनार्की बोलते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे देश हैं उनके ऊपर कोई भी सरकार नहीं है। ठीक है, तो वो हो गई हमारी मल्टीपोलर एनार्की। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को आप जितने ज़्यादा बढ़ाओगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में कौन आ गए, यूएन आ गया, ईयू आ गया, है ना, आसियान वगैरह हो गए। तो ये क्या है, सब ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर हम जितने ज़्यादा ये इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे तो एनार्की तो कम होगी ना, अराजकता कम होगी, क्योंकि लोग इनकी बात अब मान रहे हैं। अब एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर लोग आ चुके हैं, तो सी भी आपका सही होना चाहिए कि ऐसा होता है। अब डी ऑप्शन, द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइज इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। और इंस्टीट्यूशंस का काम क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूएन वगैरह, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको और ज़्यादा एम्पावर करना, स्ट्रेंथन करना। तो ये भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम होता है ऑब्वियसली। ये अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हो गए, बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एग्रीमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर ट्रीटीज़ होती हैं। तो ये कौन करता है, इंस्टीट्यूशंस ही तो करता है, और इससे न्यूक्लियर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो है वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये भी सही है। ये ऑप्शन पे अगर आए, इंस्टीट्यूशंस हाउएवर कैन नॉट मेक अप फॉर लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द स्टेट्स। जो ये बोल रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना, दो स्टेट के बीच में ट्रस्ट नहीं पैदा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं ना। इंस्टीट्यूशंस, अगर कल को हम यूएन का पार्ट है और यूएन के अंदर जितनी भी कंट्रीज आ रही है, तो हमें एक यकीन रहेगा कि भाई ठीक है, यूएन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि हम यूएन का हिस्सा है, तो मतलब बाकी जो कंट्रीज है वो भी अच्छी होंगी, क्योंकि हर कोई एरा गैरा तो यूएन का पार्ट नहीं बन सकता। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में एक ट्रस्ट पैदा होता है कि ठीक है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ईयू है, चाहे आसियान है, चाहे तो मतलब हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, वो एक वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें। ठीक है, तो ये तो हमें ट्रस्ट पैदा करेगा, ना कि लैक ऑफ ट्रस्ट होगा। तो ये ऑप्शन नेगेटिव लिखा हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा, और आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ ये गलत वाला नहीं देखना। ठीक है, आपको ये पांचों की पांचों स्टेटमेंट याद रख लेनी है, और आपको अपने नोटबुक में ये पांचों स्टेटमेंट लिख लेनी है कि एक आपने टॉपिक लिया लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, उसके बारे में ये सारे पॉइंट्स यहीं आपके क्वेश्चन में मिल गए। अब आपको लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी वीडियो से नहीं पढ़ना, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं जाना, कोई बुक नहीं जाना, कोई नोट्स मटेरियल को रेफर नहीं करना। ठीक है, सब कुछ आपका आ गया। अगली बार अगर लिखा हो कि इंस्टीट्यूशंस की वजह से, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनकी वजह से अगर स्टेट्स में आपस में ट्रस्ट पैदा होता है, ठीक है, विश्वास पैदा होता है, तो आप वो स्टेटमेंट सही करके आओगे, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू में कैन नॉट लिखा था और ये स्टेटमेंट गलत थी, मतलब ट्रस्ट पैदा होता है। तो आपको ये वाली जो स्टेटमेंट है अपने नोटबुक में, ये पॉजिटिव सेंस में लिख लेनी है। ठीक है, और इसको चारों को याद कर लेना है कि इंस्टीट्यूशनलिज्म का क्या क्या मतलब होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम में अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट भी आ जाए, मान लो चार स्टेटमेंट आ जाए और बोल दे कि इसमें से कौन सी एक स्टेटमेंट सही है, तो अगर आपको ये सारी स्टेटमेंट याद होंगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लोग क्या करते हैं, बस गलत वाला देख के और आगे बढ़ जाते हैं, बाकी चार ऑप्शन याद ही नहीं करते। सो वो गलती हमें नहीं करनी है। या आप हिंदी में भी तीनों ऑप्शन पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अप्रोचेस क्या हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। देखो, अब इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे अप्रोचेस जो हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वो याद भी हो जाएंगे। पहला, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एग्जामिन्स द फंक्शंस ऑफ एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशंस इन अ गिवन मोमेंट। तो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, देखो इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, संस्थानों का विश्लेषण कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो संस्थानों का विश्लेषण है, ये जो एक एनालिसिस है, ये क्यों किया जाता है, ताकि हम जो इंस्टीट्यूशंस के जो फंक्शंस हैं, और इंस्टीट्यूशंस, दो इंस्टीट्यूशन का जो आपस में रिलेशन है, और उनके जो फंक्शंस हैं उनको क्या कर सके, एग्जामिन कर सके इन अ गिवन मोमेंट। मतलब इन अ गिवन मोमेंट यानी कि उसी टाइम पे। ठीक है, तो हम एग्जामिन, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस का मतलब ही यही है कि दो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हम रिलेशन और फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। एग्जामिन करना भी एक तरीके से एनालाइज करना हुआ। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। तो पहला अप्रोच क्या है, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पहला अप्रोच। अच्छा, मैंने डैनियल करमानी जो बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, और मतलब एडवांस लेवल की बुक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आप तो ग्रेजुएशन में हो, नहीं पढ़ते होगे, लेकिन बहुत एडवांस लेवल की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। तो वो बुक मैंने जो है आपको पूरा का पूरा एक समरी कराया हुआ है, पूरी बुक नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो करवाई हुई है, डैनियल किरमानी के नाम से या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन में होते हुए पीएचडी लेवल का कोई चीज़ पढ़ लेते हो, तो आपका कोई भी जो टॉपिक है वो कवर खत्म, मतलब पेपर में आप छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे, आपने सबसे डिफिकल्ट बुक करी हुई है। वो भी पूरी बुक नहीं करी, 3-4 लेक्चर है, 3-4 लेक्चर में आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा। चाहे आप जो बेसिक्स वाली बुक पढ़ते हो ना, वो भी बेसिक्स भी जो है सी इसमें कवर है।
ठीक है। और उसमें अप्रोचेस भी करवा रखे हैं मैंने, सब कुछ करवा रखा है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अलग से प्लेलिस्ट भी है, सो उसमें आप देख लेना। जो यूजीसी नेट के लिए जो लोग पढ़ते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, वो भी उसी बुक से पढ़ते हैं। तो आप वो कर लोगे तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है। वरना अगर नहीं करना चाहते, टाइम कम है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे यूनिट्स करने हैं आपको, टाइम कम है, तो नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है सो आप वो एक बारी बस आपको वो वीडियो सुनना ही है और कुछ नहीं करना। बी ऑप्शन देखें तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या कहता है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब है कि जो पुराने इंस्टीट्यूशंस है उनको रिवाइव करो। दैट लुक्स एट हाउ इंस्टीट्यूशन शेप डिसीजंस एंड डिफाइन इंटरेस्ट। और ये क्या करता है कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या करता है कि ये देखता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है डिसीजन मेकिंग में क्या रोल प्ले करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है वो इंटरेस्ट को डिफाइन करने में कितना ज़्यादा होता है, वो कैसे डिसीजंस में अपनी भूमिका निभा पाते हैं। शेप मतलब कि कैसे इंस्टीट्यूशंस को वो जो डिसीजंस हैं उनमें कैसे अपना रोल निभा पाते हैं, कैसे डिसीजन को क्या वो चेंज कर पाते हैं, या जो ये जो नए इंस्टीट्यूशंस हैं कैसे अलग अलग इंटरेस्ट को डिफाइन कर पाते हैं। सो ये ऑप्शन भी होगा आपका सही। ए और बी सही हो गए, और इसको यहीं पे यहीं याद रख लो। जो सही है एटलीस्ट उसको तो याद रखते जाओ, ताकि अगली बार से इनसे कोई एक फैक्ट बेस या क्वेश्चन भी आ जाए कि मान लो जैसे भी पूछा था ना लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या होता है, तो अगली बार से पूछ ले कि बताओ इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस क्या होता है, और आपको 4 स्टेटमेंट लिखी हो, तो ये आपको याद होना चाहिए। या अगर पूछा हो क्वेश्चन में न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के ऊपर ये 4 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सी सही है, तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये आपको मैं हिंदी में दिखा देती हूँ। वैसे इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाला है ये रहा आपका। हिंदी में भी आप देख लो एक बार, वीडियो पॉज करके 5 ऑप्शन पढ़ लो। ठीक है, फिर मेरे साथ साथ चेक करते जाओ कि जो आपका आंसर था मेरा आंसर था सेम था कि नहीं। इसके ये ऑप्शन है ABD, तीन ऑप्शन है सब में, मतलब 3 में से ये आपके टोटल 5 स्टेटमेंट है, 5 में से एटलीस्ट 2 आपकी गलत होंगी, 3 आपकी सही होंगी। ठीक है, तो आपको 2 गलत वाली ढूंढनी है। अब ढूंढ लो। देखो 2 तो मैंने सही बता दी, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है, बाकी 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है। सो बिहेवियरल अप्रोच जो है बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंस्टीट्यूशंस की और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की। बहुत बहुत बेकार लिखा हुआ है। बिहेवियरल अप्रोच, एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस की बात क्यों करेगा, वो बिहेवियर की बात करेगा ना, ह्यूमन बिहेवियर की ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये तो गलत ही है ऑब्वियसली। देन स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्ट्स रेदर देन द पार्ट्स देमसेल्व्स। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो किसकी बात करता है कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ब्रांचेस हैं एग्जाम्पल, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, वो ये नहीं देखेगा कि ये पार्ट क्या करता है। जैसे HR का एक डिपार्टमेंट है, तो हम ये नहीं देख रहे कि HR डिपार्टमेंट क्या करता है, हम ये देख रहे हैं कि इसका बाकी डिपार्टमेंट से क्या लेना देना है। तो उसी को हम स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं कि जब हम पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, सारे पार्ट्स को एक साथ हम उनके बीच का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही है, मतलब ई ऑटोमेटिकली गलत होगा, क्योंकि हमें 3 ही स्टेटमेंट सही निकालनी थी और वो यहाँ निकल चुकी है। ठीक है, तो ई एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, क्यों गलत है। रैशनल चॉइस अप्रोच एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल एक्शन थ्रू स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर्स। इसमें लिखा है कि जो रैशनल चॉइस अप्रोच है वो बात करता है स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन की। ठीक है, मैथ के लेवल, जैसे मैथ होता है ना, स्टैटिस्ट होते हैं, उनको हम जनरलाइज कर देते हैं। एक सर्वे किया, जो हमारे पास डाटा आया उसको सब पे जनरलाइज कर दिया। और ये रैदर देन, ना कि रैदर देन तो एक नेगेटिव वर्ड है। इसको इंग्लिश को समझना सीखो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में हो, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश को समझना सीखो। रैदर देन इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर्स, ये इन एक्टर्स के इंटरेस्ट की बात नहीं करता भाई, ये तो पूरा ही गलत है। बल्कि रैशनल चॉइस अप्रोच तो इंटरेस्ट ऑफ एक्टर्स की बात करता है। तो अगर हम यहाँ से काट दें, ठीक है, स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन नहीं लिखा होता, रैदर दैन भी नहीं लिखा होता, तब ये स्टेटमेंट सही होता है। अब जो मैंने काट दिया है उसको हटा के आपको ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है कि जो क्या बोलते हैं रैशनल चॉइस अप्रोच है वो एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल एक्शन को थ्रू इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये स्टेटमेंट सही करना है। ठीक है, तो ये आपके नोटबुक में एज इट इज़ डेफिनेशन होनी चाहिए, और स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको पता हो कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है। बिहेवियरल अप्रोच आपको खुद से एक आपको कमेंट करना है, बिहेवियरल अप्रोच आपको क्या करना है, IR में इंटरनेशनल रिलेशंस की ये बात हो रही, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो आपको गूगल पे सर्च करना है बिहेवियरल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और आपको कमेंट करना है। तो मैंने बता भी दिया, हिंट भी दे दी, और बहुत इजी है ये अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच मैंने आपको अपने डेविड ईस्टन वाली जो थ्योरी थी ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, मैंने करवा भी रखा है। इवन मैंने ओपी गाबा में भी करवा रखा है। तो अगर आप ओपी गाबा कवर कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली कवर हो ही रहा है, लेकिन नहीं कर रहे हो तो एक बार ये गूगल पे सर्च करो और कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो आपको एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, और जब भी आपका मन करेगा आप उस कमेंट को दोबारा पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 91 क्वेश्चन था आपका, 92 पे आते हैं। अब ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है आपका, मतलब ये पॉलिटी वाला चैप्टर जो आता है आपके पेपर में, कि
ऐसा पाया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये 4 चीज़ें करता है। ठीक है, इनमें 4 में से कौन सी करता है, आपको 3 ऑप्शन है, देख लेते हैं। 4 ऑप्शन, हाँ मतलब 3-3 है सब में, तो मतलब कोई एक ऑप्शन है जो गलत है और बाकी 3 सही होंगे। तो गलत वाला ढूंढ लेंगे तो आंसर निकल आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, देखो, द एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है बेसिकली। तो जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी डिक्लाइन हो गया था क्या? इमरजेंसी कब से कब तक थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी 75 से 77। तो जब 77 में इमरजेंसी खत्म हुई तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी डिक्लाइन कर गया? तो ये तो आपको पहले ही ऑप्शन गलत हो गया था, बाकी दिन तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्यों ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हमें तीनों ही पढ़ने हैं, जो सही वाला है वो तो जब बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि अगली बार कोई क्वेश्चन घुमा के आए तो हम सही करें। तो एक बात बताओ, जब इमरजेंसी खत्म होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बढ़ेगा ना कि डिक्लाइन होगा? तो ये तो उल्टी बात लिखी हुई है। ठीक है, फिर 1990s में कमीशन को बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म फेस करना पड़ा था, 1990s की अगर हम बात करें। ठीक है, सो ये सही बात है। 1990s में क्या हुआ था ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होगा। ठीक है, उसका बहुत उल्लंघन हो रहा था, जिसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था हमारा, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। रेगुलेटरी एक्टिविज्म का मतलब है जब आप किसी अथॉरिटी के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने लग जाते हो, उसके सारे पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन में इंटरफेयर करने लग जाते हो। ठीक है, सो इसका रेगुलेटरी एक्टिविज्म उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, फेस करना मतलब झेलना पड़ा, किसको? हमारे ये भारतीय निर्वाचन आयोग को। ठीक है, BACIS, भारतीय निर्वाचन आयोग। सो ये हो गया, ये सही थे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे देखो TN सेशन भी आए थे बाद में। ठीक है, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें करी और उसको पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इमेज थी खराब हो गई थी वो रिजॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हुई थी। देन असर्टिवनेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन वॉज लार्जली ड्यू टू एन अलर्ट मीडिया एंड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। तो मीडिया जो था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अवेयर हो गया था, तो वो हर चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा था, और अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो था बहुत ज़्यादा असर्टिव रोल प्ले कर रहा था हर चीज़ को, मतलब बड़ा, मतलब एक बोलते हैं ना कि सोच समझ के रखना हर चीज़ को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जितने भी इलेक्शंस करवाए थे, इलेक्टोरल रोल्स लेकर आए। इलेक्टोरल रोल मतलब यानी कि जैसे आपका वो होता है ना, जब आप वोट करने जाते हो तो उसमें आपका नाम लिखा होता है और सामने फोटो बनी हुई होती है, तो वो होता है मतलब लिस्ट, वोटर्स की जो लिस्ट होती है उसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। ठीक है, तो वो था, उन्होंने वो उस पर काम किया। ठीक है, मतलब इलेक्शन में कैसे भी जिस हद तक भी करप्शन कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो सारी चीज़ें की। असर्टिवनेस मतलब असर्ट होकर एकदम अच्छे से काम किया। और इवन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस टाइम पे कौन थे? TN सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोटेक्टिंग द सेंसिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं उसकी सेंसिटी, मतलब कि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है एक तरीके से, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बनी रहे। तो ये TN सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इन्होंने इलेक्टोरल रोल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमने आज के टाइम में हम फोटो देखते हैं ना, इलेक्टोरल रोल पे हमारी फोटो भी लगी होती है, तो वो इनका ही कॉन्सेप्ट था। तो बहुत ही अच्छे, मतलब और नामी गिरामी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनके बारे में कभी टाइम मिले तो पढ़ना, या गूगल से एक दो इन्फॉर्मेशन जो इनके टाइम पे फेमस हुई हैं वो देख लेना इजीली, तो आपका अगली बार से क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये 3 कौन सी सही है वो तो याद रखना ही रखना है, जो गलत है वो भी याद रखना है कि गलत क्यों है, क्योंकि ये डिक्लाइन नहीं हुआ था, राइज हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपके सामने हिंदी में क्वेश्चन है, देख सकते हो 4 ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सॉवरेनिटी पे। सॉवरेनिटी यूनिट में पूरा यूनिट 7 जो है आपका कॉपी गाबा से कवर करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो ये आप इजीली क्रैक कर लोगे क्वेश्चन ऑप्शन। इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न कैन नॉट चैलेंज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। एक बात बताओ, अगर ग्लोबल लेवल पे जो मुद्दे हैं, तो ग्लोबल लेवल के मुद्दे तो क्या करते हैं, ग्लोबल लेवल के जो मुद्दे हैं वो स्टेट की एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगी सॉवरेनिटी क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक वर्ड्स ही नहीं पता, तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने बहुत बेसिक से ओपी गाबा, जो बेसिक होती है ना, जो 12th क्लास के बच्चे एकदम जैसे कॉलेज में आते हैं और ये बुक पढ़ते हैं, ताकि उनका पॉलिटिकल साइंस का बेस क्लियर हो। ठीक है, तो वो बेसिक बुक आपको तो कवर करनी ही चाहिए, चाहे पॉलिटिकल साइंस के कहीं से भी हो। तो अगर आपने वो पढ़ा होता तो आप पता लगा देते कि भाई कैनॉट नहीं होगा, ग्लोबल कंसर्न से ही एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जो है चैलेंज होती है स्टेट की। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल क्या है, एक्सटर्नल लेवल है ना। तो एक ए आपका गलत हो गया, और अगर इसमें ये कैनॉट हटा देते तो सही हो जाता, पर हमसे सही पूछा है और 2 ही ऑप्शन कोई सही है। सच इशूज कैनॉट ब्रिंग मल्टीलैटरल प्रेशर ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेट्स। और कौन से सच इशूज, मतलब ग्लोबल इशूज की यहाँ बात हो रही है, कि जो ग्लोबल इशूज है वो स्टेट की डिसीजन मेकिंग पे प्रेशर नहीं बना सकते। एक, हे भगवान, ये तो पूरा ही गलत है ना, कि क्यों नहीं बना सकते भाई? ग्लोबल मुद्दे होंगे तभी तो स्टेट जो है उस पर प्रेशर बनेगा कि भाई ये ग्लोबल लेवल का मुद्दा है, अभी तो हमें इस पर डिसीजन लेना ही पड़ेगा।
जैसे ग्लोबल लेवल पे आप मान लो इन्वायरमेंट का मुद्दा है और कल को बोल दिया कि भाई आप और इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो, आपको अपना CO2 कम करना है, तो उस पर एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। अगर ग्लोबल लेवल से प्रेशर पड़ेगा तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ेगी स्टेट को। यहाँ पे लिखा था कैन नॉट, तो ये भी गलत हो गया। ह्यूमन राइट्स ये जो मूवमेंट है वो पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी है वो ह्यूमन राइट मूवमेंट से अफेक्ट होती है, ये तो सही है, कॉमन सेंस भी लगाएं तो। फिर दूसरा मतलब आपका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, डी कह रही हूँ सॉरी, 2 सही होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स इशूज आर ऑल्सो डिप्लॉयड बाय द स्टेट टू इन्फ्लुएंस ईच अदर डिसीजन। तो जो ह्यूमन राइट के जो मुद्दे हैं, मानव अधिकार के जो मुद्दे हैं, वो स्टेट्स के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं ताकि वो दूसरे के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, तो ये भी सही है, इजी लिखा हुआ है। तो ये सी और डी आपका सही, ए और बी गलत। इसलिए और क्यों गलत है तो वो भी याद रख लो, ये कैनॉट हटा के, ये 2 वर्ड हटा के इसको एज इट इज़ ये चारों ऑप्शन अपनी नोटबुक में नोट कर लो ताकि अगली बार से ये क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। देखो सी और डी इजी थे तो, लेकिन आपको ये और ए और बी तो नोट डाउन कर लेने चाहिए, या अगर समझ आ चुका है तो नोट डाउन करने की ज़रूरत है नहीं। जिसको हिंदी में देखना है, ये हिंदी में संप्रभुता के बारे में लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। अभी आपका बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं पता होता लोगों को इतने डीप में कि कौन से थ्योरीज ने थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म कौन सी दी है कौन सी नहीं। अच्छा, मैंने नेशन और नेशनलिज्म करके एक अपने लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको नेशनलिज्म के थिंकर्स कराया है, उनकी किताबें और उनकी थ्योरीज कराई हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आई गेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट में देख लेना, या फिर एक बार पॉलिटिकल प्रोसेस, नहीं पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं होगा, इसी में होगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट में देखना। एक है यूरोपियन और नेशनलिज्म एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म, उसमें मैंने अपने नोट्स से कराया और ट्रिक से याद कराया है। तो इस वीडियो के बाद वो देख लेना, तो आपको इजी हो जाएगा ये कुछ मतलब अटेम्प्ट करना। तो इसके देखो चारों ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे देखो। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो कि क्या आंसर होगा इनमें से। मैच द फॉलोइंग है। तो प्राइम आइडियलिज्म की जो थ्योरी है, एक बार मैं हिंदी में भी दिखा देती हूँ, वेट। ओके, सो दिस इज़ योर थ्योरी, राष्ट्रवाद के सिद्धांत एंड यहाँ पे सिद्धांतकार। वीडियो पॉज करके यू कैन थिंक द आंसर। सो इंग्लिश पे चलते हैं। सो दैट्स ऑल। तो जो यहाँ पे प्राइमर्डियलिज्म की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? वोकल कॉर्नर ने दी थी। अभी आपको नोट पैड में अपने लिख लेना है कहीं, ठीक है, और हैंड रिटन लिखना है, ऐसे नहीं कि आपने टाइप करके कहीं लिख लिया, या स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना। ठीक है, वॉकर कॉर्नर। तो ये क्या कर रहे हैं, एक कॉर्नर में जाके क्या कर रहे हैं, अपने अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं। तो ये हो गई ट्रिक इसको याद करने की, कि आप एक कॉर्नर में गए, मतलब अपने आपके मम्मी पापा आपको बहुत डांट रहे थे कि पूरा दिन बस अमेजॉन प्राइम पे लगी रहती है, टीवी देखती रहती है या नेट सीरीज देखती रहती है। तो आपने क्या किया, आप एक रूम के ना कॉर्नर में चले गए और कॉर्नर में जाके आप प्राइम देख रहे हो। ठीक है, प्राइम अमेजॉन प्राइम पे सीरीज देख रहे हो। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि जो प्राइम मॉडलिज्म है वो वॉकर कॉर्नर की है। ठीक है, याद नहीं, याद हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट इन चारों में से कोई एक भी पूछ लिया तो गलत तो नहीं होगा ना। तो ए का 4 तो एक में ही है, ये रहा। बी का 3 होगा ऑब्वियसली, एथनो सिम्बोलिज्म। एथनो सिम्बोलिज्म आपकी है एंथनी स्मिथ की। देखो इसके नाम में ही छुपा है, एंथनी एथनो, एंथनी एथनो। तो अगर ये आपने पढ़ा होगा तो पहले पढ़ा होगा, ऑब्वियसली नहीं पढ़ा तो ये आप इसको ट्रिक से, ये भी इसकी मैंने भी ट्रिक आप ही बना दी, एथनो एंथनी, एथनो एंथनी। सेम सेम साउंड कर रहा है ना, देखो TH आ रहा है, NO आ रहा है, TH NO आ रहा है इसमें भी। तो एथनो एंथनी, एंथनो एंथनी, ऐसे करके इसको याद कर लो, 2-3 बार बोलोगे हो जाएगा। पेरिनियलिज्म, चाहे आप नोट्स में भी अगर बनाओ तो नोट्स में ट्रिक भी लिख सकते हो मेरी, ताकि आप भूलो नहीं बाद में। पेरिनियलिज्म, पेरिनियल होता है कि जो हमेशा हमेशा चलता रहता है, पेरिनियल हो, ठीक है, परमानेंट हो। तो पेरिनियलिज्म की जो थ्योरी है वो है एड्रियन हेस्टिंग्स की। ठीक है, अब आपको सिर्फ सब कुछ ही याद करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये चारों ऑप्शन हर बार एक साथ ही आए, अलग अलग आएंगे तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। और मॉडर्निज्म की थ्योरी जो है अर्नेस्ट गैलर की है। अर्नेस्ट से मुझे हमेशा माउंट एवरेस्ट ऐसा कुछ याद आता है, अर्नेस्ट एवरेस्ट, और अर्नेस्ट का मतलब भी होता है हाईएस्ट। ठीक है, तो ये अर्नेस्ट गैलर की जो थ्योरी है वो मॉडर्निज्म की है। तो मॉडर्निज्म में आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो ये जो हमारा मॉडर्न सा नाम है अर्नेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है एक मॉडर्न सा बंदा माउंट एवरेस्ट चढ़ा, तो वैसा कुछ याद कर लो। और पेरिनियलिज्म के लिए एज सच मुझे अभी कोई ट्रिक समझ तो नहीं आ रही, यहाँ पे जो जो बनी मैं बनाती गई। और हेस्टिंग्स से रिलेटेड आप कुछ हंसते हंसते पेरिनियल कर रहे हो या पेरी पेरी खा रहे हो, ऐसा करके कुछ याद कर सकते हो इफ़ यू आर लाइक समझ आए तो। वैसे इसके एड्रियन भी देखे तो ड्रियन से तो कुछ नहीं बन रहा है, हास्टिंग से बन सकता है कि हास्टिंग यानी कि हंसना, है ना, हस्टिंग हेस्टिंग हंसना। तो हम हंस रहे हैं और पेरी पेरी खा रहे हैं, आप पेरी पेरी है ना पेरिनियलिज्म में, तो पेरी पेरी होता है ना, आपने खाए होंगे पेरी पेरी चिप्स होते हैं और वो चिली पोटैटो सैप्स होते हैं। सो ये हो गया, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, तो पेरी पेरी आपने खा रहे हो, और सी का 2 हो गया, हंसते हंसते आप पेरी पेरी खा रहे हो। तो ये 2-4 ट्रिक्स हो गई। आई होप आपको इससे थोड़ा थोड़ा तो याद रह ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से कोई एक भी घुमा फिरा के सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिक याद आ गई तो आपको याद रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हिंदी में भी इसका मीनिंग देख लो। देखो हिंदी के लिए मेरे पास कुछ एज सच ट्रिक नहीं है कि आग हाथ का मैं इससे क्या करूँ। इंग्लिश में तो इजी हो जाता है ट्रिक्स बनाना, लेकिन हिंदी में ट्रिक्स नहीं बन सकती। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पेपर में तो इंग्लिश में भी आएगा ही ना, आप लैंग्वेज तो स्विच कर ही पाओगे, तो आपके पेपर में इंग्लिश में भी लिखा आएगा, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी वोllstonecraft, केट मिलर और ये, ठीक है, ये तो मैंने आपको याद भी कराया था पिछले लेक्चर में, पिछले 2022 के पेपर में, ठीक है, तो ये आपको फिर से आना ही चाहिए। ग्रीन जर्मन ग्रीड, ग्रीन मैंने आपको बताया था कि आपको कोई नोचता है तो फीमेल एन्यूच, ठीक है, जब नोचते हो तो आपको ग्रीर करके आवाज़ निकलती है कि मतलब आप चीख रहे हो कि आपको कोई नोच रहा है। इन्यूच, न्यूच मतलब नोचना, ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई थी। तो अब इसी का 2 देखे तो आप वो कहाँ है, ये रहा, ठीक है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का इजी है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, फेमस बुक है, सबको पता होती है, और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आपके सिलेबस में भी है, सो इजी है। केट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स बहुत फेमस है, हर बार पूछा जाता है, तो इसको तो याद करने जैसा नहीं है, मतलब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये फेमस फेमस चीज़ें है, तो मैंने आपको इसलिए ट्रिक नहीं बताई है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे मैम के लिए फेमस होगी, मैम को आता है तो इसलिए, पर आपको नहीं आता है तो आप इसको याद करो, कैसे भी करो, रट्टा मार के करो, 2-4 बार पढ़ो, हो जाएगी। जुडिथ बटलर की लास्ट में जेंडर ट्रबल, एक जो बटलर होता है, बटलर आपने देखा भी होगा ना, जो ऐसे मांस मच्छी काटता है, उसको भी एक बुचर बोलते हैं, सॉरी, उसको तो बुचर बोलते हैं, लेकिन बटलर इज लाइक ऑल्सो, इसको बटलर बुचर एक जैसे साउंड कर रहा है ना, तो ये किसके लिए ट्रबल है, जो बुचर लोग होते हैं वो ट्रबल होते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए, बेचारों को काट देते हैं, है ना। तो जेंडर ट्रबल किसी हो गई, जुडिथ बटलर की, ऐसे याद कर लो, ठीक है। कि आप या फिर आप थोड़ा मैं फ़नी बताऊँ तो आपके बट में जो है बहुत ट्रबल हो रही है, तो वो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। बटलर को बुच्चर से मिला के, और बुच्चर जो होते हैं वो एनिमल्स वगैरह को काटते हैं, तो उनके लिए एक ट्रबल पैदा हो जाती है। सो ये ऐसे याद हो जाएगा। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में लिखा हुआ है, और हिंदी और इंग्लिश में तो एक ही है, एक जैसे बुक्स का नाम तो क्या ही चेंज करेंगे। अच्छा, जनरल वेल का कॉन्सेप्ट किसका है, ऑब्वियसली रूसो का है, तो डी का अगर हम 2 से मैच कर दें, फिर उसके बाद देखते हैं डी का 2 और किसी में भी है क्या, सब में ही है, क्योंकि बहुत मतलब बड़ा कह रही हूँ, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है जनरल वेल, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। देन इसके बाद देखिए, अगर हॉब्स, हॉब्स का कॉन्सेप्ट है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, आपको याद होगा हॉब्स के टाइम पे सिविल वॉर हुआ था, और हॉब्स के हमेशा बोलता था कि जो मैन का नेचर है वो नेगेटिव सेंस में बताता है, सेल्फिश है, ब्रूटिश है, शॉर्ट लिव्ड है, तो नेगेटिव बताता है। और क्योंकि वो बोलता है कि सिविल वॉर है, तो जिस बंदे के टाइम पे सिविल वॉर हुआ है तो वो क्या चाहेगा सबसे ज़्यादा, सेल्फ प्रिजर्वेशन ही चाहेगा ना, कि भाई मुझे बचा के रखो, ठीक है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि बी का 1 इसमें आ रहा है। फिर लॉक का लिमिटेड गवर्नमेंट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैकियावेली का कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, सीज करो उसे। लॉक का लिमिटेड गवर्नमेंट मैंने आपको याद भी कराया हुआ है, कैसे मैंने आपको जॉन लॉक की स्टोरी याद कराई थी, और मैंने ट्रिक्स भी बताई थी, तो उसमें आप देखना, या अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि एल से लॉक और एल से लिमिटेड, तो एल से जो लॉक है वो एल से लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहा है। या अगर आपको कोई कमरे में लॉक करके चला जाए, मान लो आपको कोई कमरे में लॉक करके चला जाए, तो क्या करोगे, आपकी लिमिट्स लग जाएगी ना आपके तो काम पे, आपको लिमिटेड काम कर सकते हो, क्योंकि आप एक कमरे में बंद हो तो लिमिटेड काम कर सकते हो। अगर आपको लॉक खोल देंगे तब जाके आप अनलिमिटेड चीज़ें जो आपको करनी है कर सकते हो। तो आपको आपके मम्मी पापा ने आपको घर में लॉक कर दिया ताकि आप पे लिमिट लगा सकें, ठीक है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट लॉक से हो जाएगा, ऐसे याद ट्रिक हो जाएगी इसकी याद करने की। और मैकियावेली का एब्सोल्यूट अथॉरिटी के वो खिलाफ था, ये तो पता ही है। रूसो का जनरल विल फेमस है ही। और हॉब्स का मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई, पर हॉब्स को आपको ये सिविल वॉर याद रखना है, उससे सेल्फ प्रिजर्वेशन याद रहेगा। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, यही है ना, ए का 3, ए का 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए इसमें। ये लिखा मैकियावेली का, हिंदी में लिखा हुआ है पूर्ण सत्ता को कब्जानक, मतलब कब्जा कर लेना पूर्ण सत्ता पे, सीज कर लेना, ये मैकियावेली का थॉट है। फिर आपके रिट्स दे रखे हैं, 5 रिट्स होते हैं, इसमें से 4 दिए हुए हैं कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग और इनका मीनिंग। तो ये पांचों रिट का भाई मीनिंग तो रट ही लेना, चाहे इस क्वेश्चन में रट लो, चाहे अलग से कोई वीडियो देख लो। हाँ, एक वीडियो मुझे मिला था रिट्स के ऊपर, वो बहुत अच्छा था, फिनोमोलॉजी के एक मैम पढ़ाते हैं, उनका बस वो एक शॉर्ट्स था 1 मिनट का, तो भाई वो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा था रिट्स के ऊपर, कि किस तरीके से उन्होंने वो चीज़ें समझाई हैं कि कभी भूले नहीं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, 1 मिनट का शॉर्ट्स है, उससे देखो आपको रिट्स क्लियर हो जाएंगे, उनका मीनिंग याद हो जाएगा, प्लस इस क्वेश्चन से भी आपको याद हो ही जाएगा। जैसे मैं याद कराऊँ तो हैबियस कॉर्पस जो है वो बात करता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, अब ये रटना है, ठीक है, इस मीनिंग को, ठीक है, समझना है, तो मैं वो लिंक डाल दूंगी। तो हैबियस कॉर्पस में देखो एच आ रहा है ना, HA आ रहा है, और हैव द बॉडी ऑफ में भी HA आ रहा है, तो हैव, ये हैव है, और ये क्या है, हैव है, तो सेम सेम भी साउंड कर रहा है, तो टू हैव द बॉडी ऑफ हैबियस कॉर्पस, ठीक है, आपको मतलब पेश किया जाता है।
अगर आप हैबिस कॉर्पस जारी करते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, तो यू हैव अ बॉडी ऑफ। फिर बात करें मैंडेमस की, तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन ये रहे आपके पास, ये ए का 3 हो गया, ठीक है। सो आपका एक ही है, ए का 3। फिर अगर बात करें मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड, ठीक है। मैंडेमस का मतलब है टू कमांड। देखो एम आ रहा है ना इसमें मैंडेमस में, और इसमें भी देखो एम आ रहा है, दो दो एम आ रहे हैं, इसमें भी दो दो एम आ रहे हैं, तो हो गया यार। देखो ट्रिक बता रही हूँ, उसको इमेजिन करना है कि मैंडेमस में दो एम आ रहे हैं और कमांड में भी दो एम आ रहे हैं, चाहे अलग अलग ही आ रहे हो, तो बी का हो गया टू कमांड, ठीक है। फिर शर्शोरी और क्यो वारंट हो, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो शिरशौरी का रेट जब होता है कि जब आपको कोई डिसीजन है, कोई ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया है या लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, और वो आपको क्वैश करना है। क्वैश मतलब कि आपको उसको खारिज करना है कि भाई जो तुमने ऑर्डर दिया है वो गलत दिया है, ऐसा तो होता ही नहीं है, तुमने जो डिसीजन सुनाया ट्रिब्यूनल ने या लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया है वो गलत सुनाया है। तो रिट्स तो किसके पास होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं या हाई कोर्ट के पास होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 32 से रिलेटेड होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए होते हैं, और हाई कोर्ट के बाद 226 में ये रिट्स होते हैं। तो शर्शौरी जो है, शर्शौरी का मतलब ऐसे याद रखना कि आप किसी ट्रिब्यूनल का या लोअर कोर्ट अगर गलत डिसीजन सुना दे तो उसको हम शर्शौरी का रिट अगर हम फाइल करेंगे ना, तो उस वो डिसीजन जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। और क्यूओ वारंटो, क्यूओ वारंटो में देखो ये लिखा हो सकता है बाय व्हाट वारंट, कभी कभी ये मीनिंग भी लिखा होता है बाय व्हाट वारंट, ठीक है। तो इसका ये अगर वारंट लिखा आएगा तो वारंटो से वारंट तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, अच्छा वारंट है तो वारंटो ही होगा। फिर क्यूओ वारंटो की क्यों, क्यूओ वारंटो से आप ऐसे याद कर सकते हो कि क्यों मतलब क्यों, हिंदी वाला क्यों, कि क्यों आप इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हो, भाई किस क्लेम से आप, कि आप लीगल तरीके से बैठे हो, कोई आपने पब्लिक ऑफिस लिया, फॉर एग्जाम्पल आईएएस है, और वो नकली आईएएस आईपीएस बैठ गया एक ऑफिस में आके, उसने बस यूनिफॉर्म खरीद ली और वो बोल दिया कि नहीं मैं आईएएस हूँ, और वहाँ पे आके बैठ गया। तो क्यों वारंट का रेट हम इशू कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई तुम क्यों बैठे हो, किस अथॉरिटी से यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो, किस क्यों क्लेम कर रहे हो तो इस पब्लिक ऑफिस को। तो इसमें इंक्वायरी जब करनी होती है तो क्यों वारंटो आता है। तो इसको ये ट्रिक हो गई याद करने की, क्यों आप इस पब्लिक ऑफिस में बैठे, तो क्यों वारंटो मतलब कि आपको आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जो आप पब्लिक पोस्ट होल्ड कर रहे हो ये कितनी लीगल है और कितनी नहीं है, तो आपको क्लेम जो है आपको बताना पड़ेगा, उस पर इंक्वायरी बैठेगी फिर, ठीक है। तो ये डी हो गए। और लास्ट आपका है प्रिवेंशन का रेट होता है, ठीक है। सॉरी होता है, प्रिवेंशन रेट होता है, वो आपको खुद से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। देखो कमेंट करोगे, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता तो मैं नहीं बता रही, मुझे आता है मैं बताऊंगी, लेकिन फिर आप खुद से नहीं करोगे, जब तक कमेंट नहीं करोगे, ढूंढोगे नहीं, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होगा। जो एक बार आप खुद से चीज़ गूगल पे ढूंढ लेते हो ना, तो ये मैंने सीखा है खुद से भी। इवन मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मेरे को लगता है कि यार जो चीज़ नहीं आ रही उसी टाइम में गूगल पे सर्च कर लेती हूँ। तो गूगल पे सर्च करने के बाद मेरा जो माइंडसेट है, जो मेरे को वैसे याद नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने खुद से अब सर्च किया, खुद से पढ़ा है, और मैंने वो टाइप करा और मैंने लिखा, तो याद हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे प्रिवेंशन का रेट जो है वो उसको हम प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं, प्रोहिबिशन रेट, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है प्रिवेंट करना। तो प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन वर्ड आपको क्या करने हैं, इसको सिनोनिम मान के आपको इसको याद रख लेना है। तो इसको ट्रिकी हो जाएगी कि पीआर से प्रोहिबिशन, पीआर से प्रिवेंशन, तो इससे इससे रिलेटेड ये कीवर्ड हो गया, बाकी मीनिंग आप खुद से सर्च करोगे। ये हिंदी में आपकी सारी याचिकाएं और उनके अर्थ लिखे हुए हैं, अर्थ का अनर्थ मत कर देना, इसको देख सकते हो। अब आपका ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ इलेक्टोरल सिस्टम लिखा हुआ है, जैसे इलेक्टोरल सिस्टम में आपको फेमस दो ही याद रहते हैं, एफपीटीपी सिस्टम, पीआर सिस्टम। लेकिन एफपीटीपी और पीआर सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं, और अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग सिस्टम को फॉलो करती है। ये है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन। अब आपको मैच करना है और याद भी रखना है। ट्रिक बना पाई तो मैं ट्रिक से याद करा देती हूँ, नहीं तो आपको रट लेना, ठीक है। देखती हूँ कि ट्रिक बनती है कि नहीं, पहले देखते हैं क्या क्या लिखा है। सिंगल मेंबर प्लैरिटी, तो सिंगल मेंबर प्लैरिटी मुझे पता है कि कनाडा में है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सिंगल मेंबर पॉपुलैरिटी आपकी कनाडा में होगी, और कनाडा के लिए आप ऐसे याद करो कि कनाडा में सिंगल मेंबर्स रहते हैं, या जब कनाडा के लोग हैं सारे सिंगल होते हैं, ऐसे करके कुछ याद कर लो, है ना। लेकिन फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिंगल भी है और प्लूरल भी है, एक होता है ना सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो कनाडा में सिंगुलर लोग भी हैं और प्लूरल लोग भी हैं, ऐसा करके कुछ अगर याद रह जाए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियंस जो है, इवन जो पंजाबी हैं, वो आपको कनाडा में मिलेंगे। तो जो कनाडा के जो पंजाबी हैं वो सिंगल भी हैं और प्लूरल भी हैं, तो ऐसे करके कुछ याद कर लो। फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो आयरलैंड में है, ठीक है। तो एक लैंड है जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एक लैंड है जो अभी अभी ट्रिक जो मेरे दिमाग में आ रही है मैं बना रही हूँ, ठीक है। वैसे कोई पहले से नहीं बनाई हुई, एक लैंड है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो कहाँ का हो गया, आयरलैंड का हो गया, सिंपल। मिक्स्ड मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, तो मिक्स्ड मेंबर जो प्रोपोर्शनल है वो जर्मनी में है। तो जर्मनी में लोग आपस में मिक्स होकर रहते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि भाई आपस में मिक्स होकर रहते हैं, अदरवाइज हिटलर आएगा और हमें मारेगा।
हिटलर वैसे कब का मर चुका है, लेकिन ऐसे याद कराए क्योंकि जर्मनी से सबसे पहले हमें हिटलर ही याद आता है ना। तो हिटलर आके मारेगा, इसलिए हम अच्छा है कि हम मिक्स होकर रहते हैं, सबके सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ताकि हिटलर को पता ना चले कि कौन जूस है और कौन नाजी है ना। तो हम सारे मिक्स हो जाते हैं। ऐसा हमने एक कहानी बना ली, और कहानी से हम ये याद कर सकते हैं कि मिस मेंबर प्रोपोर्शनल। तो ये भी मेरे अभी अभी ट्रिक दिमाग में आ गई तो बना दिया। लिस्ट सिस्टम साउथ अफ्रीका से इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए ऐसा कोई ट्रिक तो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही है, आपको आए तो बताना है। लेकिन साउथ अफ्रीका का लिस्ट सिस्टम है, इसको याद कर लो। देखो 3 तो मैंने करा दिए, एक आपको थोड़ा बहुत रटना भी पड़ेगा, ठीक है। या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ की लिस्ट आपको बोला गया, आपके जो प्रोफेसर है उन्होंने बोला कि एक लिस्ट तैयार करके आओ अफ्रीकन कंट्रीज़ की, ठीक है। ऐसा करके कुछ याद कर लो, साउथ अफ्रीका का स्पेसिफिकली। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, बहुमत मतदान अनुपातिक सूची प्रणाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग मैंने करवा रही हूँ। वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट विल्सन मतलब वुड्रो विल्सन, और ये बहुत फेमस है वुड्रो विल्सन। अब आपको देखो इसमें सिर्फ ये याद नहीं करना लिस्ट वन का क्या नहीं, अब देखो यहीं पे यहीं याद रख लो कि वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिए थे रियलिज्म में, ठीक है। और कब दिए थे भाई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने वाले यही थे बेचारे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ट्रीटी ऑफ वर्सिली साइन हुई, और उसके बाद वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट प्रिंसिपल्स दिए थे अपने। सो ये एक उनकी स्पीच थी। तो अगली बार हो सकता है कि पूछ ले कि 14 पॉइंट प्रिंसिपल्स किसके हैं, और 4 नाम लिखे होंगे। तो आपको देखो ऑप्शन के अंदर भी एक और क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस ऑप्शन देखा और निकल गए, जैसे बाकी टीचर्स सॉल्व कराते हैं PYQs, या आप खुद से सॉल्व करते हो। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात ही कर रही हूँ बेसिकली। सो वुड्रो विल्सन का अगर हम बात करें तो इसका जो होगा, पहले एक एक करके 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ट्रम्प ऑफ लिबरलिज्म, नहीं लिबरलिज्म का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो फ्रांसिस फुकुयामा का है। ये लिखा देख, फ्रांसिस फुकुयामा लिखा भी हुआ है। अब देखो इस ऑप्शन से आपको फ्रांसिस फुकुयामा से एक और चीज़ भी याद होगा कि एंड ऑफ हिस्ट्री जो बुक है वो इन्होंने लिखी है। एक एंड ऑफ हिस्ट्री और एक एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, ये पूरा इसका नाम है। तो ये याद रख लो फ्रांसिस फुकुयामा का कि एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो फूको एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। और एंड ऑफ हिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री जो है खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब कोई लास्ट में एक बंदा होता है वो जीत गया, मान लो वॉन, जीत गया, तो मतलब आपकी हिस्ट्री खत्म हो गई। आपको जीता कौन है, ट्रम्प मतलब होता है वॉन, जीतना। लिबरलिज्म जीत चुका है, बाकी सारी आइडियोलॉजीज के ऊपर लिबरलिज्म जीत चुका है। लिबरलिज्म के अलावा बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी ना, विचारधारा थी, ये तो उदारवाद की विचारधारा है, उदारवाद। उसके अलावा मार्क्सिज्म था, रियलिज्म था, आइडियलिज्म था। उन्होंने बोला कि भाई अब हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, क्योंकि देखो भाई हमारा जो लिबरलिज्म है, उदारवाद, वो जीत चुका है, उसने सारी विचारधाराओं को, सारी आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री जो है खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम जीत चुके हैं भाई। तो ये इसका ये हो गया याद करने का तरीका भी, और ये ही इसका फैक्ट भी है, ठीक है। सो ये आपको रट लेना है। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की। तो इससे आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि एंड ऑफ हिस्ट्री क्यों हुआ, दूसरा याद रखना है एंड ऑफ हिस्ट्री किससे रिलेटेड है। और अगर अगली बार पूछा जाए कि 4 ऑप्शन आ जाए और बोले कि ट्रम्प ऑफ लिबरलिज्म ओवर अदर आइडियोलॉजीज किसने बोला है, तो फ्रांसिस फुकुयामा से। तो एक ही चीज़ को देखने के 3-4 तरीके हो सकते हैं, तीनों 4 तरीके मैंने बता दिए कि इस ऑप्शन से कैसे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। वुड्रो विल्सन का 14 पॉइंट रह गया था, तो ये तो मेरे को पहले ऑप्शन में इससे दिख गया। क्रिएशन ऑफ रीजनल पार्लियामेंट्स, इसकी बात तो विल्सन ने नहीं की थी। एक थर्ड पे रहते हैं, जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशन मस्ट बी फॉर्म। हाँ, ये उन्होंने बोला था कि एक जनरल एसोसिएशन फॉर्म होनी चाहिए। ए का 3 है क्या, कहीं देख लेते हैं। हाँ, 2 ऑप्शन में है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं, ए का 3। और हमने अभी अभी क्या किया, बी का 1 किया था, तो बी का 1 ये, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए का 3 बी का 1, ठीक है। तो जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशन मस्ट बी फॉर्म, ये उन्होंने बोला है। तो इसको रट लो कि 14 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी था कि सारे नेशंस की एसोसिएशन बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ है, तो सारे नेशन आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसा करते हैं कि सारे नेशन का एक एसोसिएशन बनाते हैं। हिंदी में आपको दिखा देती हूँ, तो ये रहा, क्षेत्रीय संसदों का निर्माण, ठीक है। नहीं, ये नहीं है, ये है हमारा। तो एसोसिएशन का मतलब होता है सामान्य संघ, संघ का निर्माण करना जरूरी है, ऐसा वुड्रो विल्सन ने अपने 14 सूत्री भाषण में बोला था, ठीक है। और ये फ्रांसिस फुकुयामा का उदारवाद जो है सभी अन्य विचारधाराओं पर विजय प्राप्त कर चुका है। डेविड हेल्थ का कॉस्मोपॉलिटन मॉडल क्या कहता है, तो डेविड हेल्थ का कॉस्मोपॉलिटन मॉडल पे आप आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये बात करता है कि जो सॉवरेनिटी की जो नॉर्म्स है, ठीक है, आपके सॉवरेनिटी को क्या तक खाता है उसमें, हाँ, संप्रभुता के जो कानून हैं उनको आप पूरी तरीके से खारिज करना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन मॉडल है डेमोक्रेसी का। तो एक तो याद रखना है कि डेविड हेल्थ ने दिया है। दूसरा आपको याद रखना है कि कॉस्मोपॉलिटन मॉडल किसका है, डेमोक्रेसी का। अगर लिखा है कि कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी किसने दिया है, बताओ।
4 ऑप्शन लिख देगा, 4 नाम लिख देगा आपके सामने। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई डेविड हिल ने दिया है। तो इस क्वेश्चन से देखो कितने सारे क्वेश्चन और मंगाए, मतलब ये 4 ऑप्शन है लेकिन हमने 10 क्वेश्चन बना लिए हैं इससे अभी तक। ये डी को भी मिला के 10 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आराम से, 8 9 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ही चीज़ को देखने के 10 तरीके होते हैं। लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। मेरा तरीका अलग है समझाने का। तो ये हो गया कॉस्मोपॉलिटन मॉडल किसने दिया, डेविड हिल ने। कौन सा कॉस्मोपॉलिटन, डेमोक्रेसी का। और डेविड हेल्थ बोलते क्या है इस मॉडल में, तो ये बोलते हैं कि सॉवरेनिटी के जो नॉर्म्स है उनका इरोजन हो गया है। इरोजन का आप हिंदी अनुवाद देख लो एक बार, संप्रभुता के नियमों का क्षरण हो गया है। ठीक है, अब लास्ट बचा तो एक ही ऑप्शन बचा आपका ये। ठीक है, तो ये होगा जीन जी जान एक बरी, क्या लिखा है ये, एक सेकेंड, एक तो हिंदी में पढ़ना नहीं आ पाता मुझे। हाँ, जी जॉन आइकनबेरी, क्राइसिस ऑफ द लिबरल ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो लिबरल ऑर्डर की जो क्राइसिस है उसमें उन्होंने बात की थी रीजनल पार्लियामेंट की। ठीक है, तो किसने की थी, आइकनबेरी ने। तो ये जो बेरी है इनकी बेरी के क्राइसिस हो गए हैं, ऐसे करके कुछ याद कर लेना। ठीक है, तो इसका बहुत यूनिक नाम है, आपको आता नहीं है तो इससे भी देखो 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो इसका व्यू पता चल गया, प्लस ये पता चल गया कि अगली बार क्वेश्चन आए कि क्राइसिस ऑफ लिबरल ऑर्डर किसने दिया है, तो आपको पता होगा आइकनबेरी ने दिया है। देखो 10 क्वेश्चन करा, 10वां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में हमने 40 मिनट वेस्ट करे हैं। तो ये वेस्ट नहीं करे हैं, इसको हमने 40 मिनट में हमने कम से कम 40 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलो, हर चीज़ को समझा है। और सिर्फ समझा नहीं है, ट्रिक से याद भी किया है। क्योंकि याद करने में ही आपको आधा घंटा चला जाता है अगर आप बुक्स एंड ऑथर खुद से याद करने बैठोगे। तो याद भी किया है तो ये कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, ये मत सोचना कि मैम 10 क्वेश्चन में आपने इतना टाइम ले लिया। अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, हर आपको एक एक क्वेश्चन 1 1 मिनट में करवा देंगे। तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो या इधर से पढ़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन डीपीएसपी और उसके आर्टिकल है। मैंने क्या बोला था, फंडामेंटल राइट्स सारे टिप्स पे होने चाहिए। डीपीएसपी चाहे जैसे मर्जी रटो रटो। ठीक है, सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सारी आपको रटी हुई होनी चाहिए, वो भी लाइन वाइज क्रोनोलॉजी में। तो अगर ये पढ़ा हुआ होता तो हो जाता। देखो विलेज पंचायत का आर्टिकल 40 है, बहुत पॉपुलर आर्टिकल है, ऐसे ही याद रहता है। आर्टिकल 50 लास्ट में बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इसको मैंने ऐसे याद किया कि आपकी जो 50वीं सालगिरह थी, 50वीं सालगिरह पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आप अलग अलग हो गए। एक दो हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड वाइफ जो थे अपनी 50वीं सालगिरह पे उनका डिवोर्स हो गया। तो सेपरेशन हुआ किसका, बेचारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जब सेपरेशन हो गया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इनका सेपरेशन हो गया जब इनकी 50वीं सालगिरह थी। तो ये ऐसे मैंने याद किया था। टोटल 51 तक ही है वैसे डीपीएसपी तो। ठीक है, फिर 49 उससे जस्ट पहले अगर मैं बात करूँ, 49 जो बात करता है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की। ठीक है, तो सालगिरह का इनका जो 50वीं सालगिरह पे इनका सेपरेशन क्यों हो गया, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। तो मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो आपस में लड़ने लगे और 50वीं में दोनों अलग हो गए। तो ऐसे इसको एक कहानी बना लो। और फिर बचा 43A, इसका है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन कैसे होगा। तो डीपीएसपी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं सारे क्रोनोलॉजी में ट्रिक्स याद कराऊंगी। अभी जो मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं। 40 में पंचायत है, याद रखना, विलेज पंचायत, और पार्टिसिपेशन इसमें। तो ये आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म, और 100 के 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और अच्छी वीडियो के साथ जिसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी। और अगर प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करो, शेयर कर दो, ताकि और लोगों तक पहुँचे। आपने देखा होगा मैं इतनी एफर्ट्स डाल रही हूँ लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं मेरी वीडियोज़ पे। आई डोंट नो वाई। ठीक है, लोग शेयर ही नहीं करते। सो प्लीज़ डू शेयर इन योर ग्रुप्स ताकि चैनल को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मुझे भी। सो बाय, टेक केयर, बाय बाय।